जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जेई सिविल कोर्ट केस को लेके क्या है, क्या एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है, क्योंकि कोर्ट केस को एक्सेप्ट कर लिया गया है। बीटेक वालों ने जो भी केस किया था उसे कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो डिप्लोमा वर्सेस बीटेक एक बार फिर से देखने को मिलेगा। किन किन लोगों को इस बार रिस्पोंडेंट में ऐड किया है बीटेक वालों ने, क्या वाकई में कोर्ट केस की वजह से भर्ती कैंसिल हो सकती है, क्यों एसएससी और आरआरबी में बीटेक वाले अलाउ होते हैं, यूपी के एग्जाम जेई में क्यों नहीं अलाउ होते हैं, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा एडीओ की भर्ती जल्द आपको देखने को मिलने वाली है। कब तक ये भर्ती आएगी, कितने सीटों पे ये भर्ती आएगी, क्या इसकी क्वालिफिकेशन होगी, क्या इसका एज होगा, उस पर भी हम बात करेंगे। और क्या इसकी पेट कट ऑफ होगी, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी द्वारा एक नई भर्ती जारी की गई है, उसमें क्या क्वालिफिकेशन है, कौन सी है ये भर्ती, कितने सीटों पर जारी की गई है, उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल फॉलो करने के लिए दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहां जाके मुझको फॉलो कर सकते हैं। चले चलते वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा नई नोटिस जो यूपी ट्रिपल एससी ने जारी की है। तो यूपी ट्रिपल एससी ने, मैंने कहा था कि पेट 2025 से 2 और नोटिस आएगी, जिसमें से एक नोटिस आपकी और आ गई है और वो है आपकी सचिवालय प्रशासन विभाग में ये भर्ती निकाली गई है। ठीक है, और ये भर्ती आपकी विधान भवन रक्षक और अग्नि रक्षक के रूप में निकाली गई है। टोटल इसमें जो पोस्ट निकाला गया है वो टोटल पोस्ट आपका 120 विधान भवन में 120 सीटें निकाली गई हैं और वही विधान परिषद में 50 सीटें, यानी टोटल 170 सीटों पे ये भर्ती आपकी आई हुई है। ठीक है, एज आपको ऑलरेडी पता है कि एज आपका 80 से 40 होता है यूआर कैटेगरी में। बाकी जो रिलैक्सेशन 3 और 5 साल का मिलता है ओबीसी और एसटी कैटेगरी को, वो अलग है, लेकिन मेनली यूआर कैटेगरी के लिए 18 से 40 ईयर होता है। ठीक है, इसके अलावा 170 पोस्ट है। इसका जो क्वालिफिकेशन है, आपके पास एक ही चीज होनी चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए। ठीक है, 12th पास है तो आप दोनों एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इंटरेस्टिंगली इसमें आपके जो विकलांग कोटा है वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एक तरह की भर्ती है जहां पे आपको फिजिकली फिट होना अनिवार्य है। इस वजह से उनको मौका नहीं मिलने वाला है। सीधी सादी बात है कि उनके लिए कोई भी सीट इसमें रिजर्व नहीं है। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि इसमें फिजिकली आपका फिजिकल टेस्ट होगा और जिसमें आपको पास होना होगा। ठीक है, फिजिकल रिक्वायरमेंट इसमें जरूरी है, क्योंकि ये एक तरह की सिपाही की तरह ही भर्ती है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे फिजिकल टेस्ट भी अनिवार्य है और फिजिकल जो रिक्वायरमेंट उनकी है वो भी अनिवार्य की गई है। यूआर ओबीसी एससी की सेम फिजिकल रिक्वायरमेंट है, एसटी की फिजिकल रिक्वायरमेंट में थोड़ी सी चेंजिंग की गई है। बाकी सिलेबस इसका सेम है। भरने की डेट है तो वो 9/6 से शुरू हो जा रही है और ये एप्लीकेशन की लास्ट डेट आपकी 29/6 है। ठीक है, तो 9 से शुरू होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म और 29 तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म, यानी पूरे 20 दिन, हर भर्ती में जो 20 दिन का फॉर्म भराई हो रही है उसी तरह से 20 दिन का इसमें भी एप्लीकेशन फॉर्म की भराई होगी। ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट है जो एक और भर्ती जारी की है। अब ज्यादातर उम्मीद है कि पेट 2025 से एक और भर्ती आएगी। इसके बाद पेट 2025-26 का नोटिफिकेशन आपका शुरू हो जाएगा, क्योंकि पेट 2025 से अब जितनी भर्ती आनी थी वो आ चुकी है। एक भर्ती और आएगी और उसके बाद आपका एग्जाम स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट भर्ती की। ठीक है, इसमें पेट कट ऑफ को लेके तो ये 12th पास है, तो इसकी पेट कट ऑफ अब उन्होंने हाई जाएगी, क्योंकि सीटें कम है तो हाई जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपकी अगली इंपॉर्टेंट भर्ती की। तो अगली इंपॉर्टेंट भर्ती आपकी एडीओ की भर्ती को लेकर भी बच्चे बहुत परेशान है। तो देखिए, यूपी लोअर पीसीएस की भर्ती जब जारी की गई थी तो उसमें स्पेशल भर्ती में आपका कुछ भर्तियां नहीं जा रही थी, जिसमें मार्केटिंग ऑफिसर की भर्ती थी, सप्लाई इंस्पेक्टर की भर्ती थी, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, सप्लाई इंस्पेक्टर की भर्ती थी। इसके अलावा कृषि की भी एक भर्ती आती थी जिसे एडीओ कहा जाता था। ठीक है, तो ये एडीओ की जो भर्ती, जिसे सहायक विकास अधिकारी भी कहा जाता है, ये भर्ती भी आपकी यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस से ना जारी होकर अलग से जारी हुई है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्यों है, तो ये भर्ती है बहुत ही अच्छी भर्ती है। एडीओ की भर्ती आपकी अच्छी भर्ती है, क्यों है, क्योंकि इसका जो ग्रेड पे है
जो इसकी जो ग्रेड पे है वो आपकी बहुत अच्छी खासी ग्रेड पे मिलता है। यूपी ट्रिपल एस सी का एक हाईएस्ट ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे की ये जॉब है, ठीक है। 4200 ग्रेड पे की जॉब है, स्पेशल टाइप की जॉब है, इसे हर कोई नहीं भर सकता, इसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगता है, इसलिए इसे हर कोई नहीं भर पाएगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि बाकी भर्तियों की तरह इसकी पेट की कट ऑफ भी बहुत हाई जाने वाली है, ठीक है। टोटल पोस्ट इसमें मान के चलिए लगभग 575 प्लस आपको पोस्ट इसमें देखने को मिलने वाले हैं और ये बहुत ही अच्छे पोस्ट है। अगर लोअर पीसीएस से कंपेयर करें, लोअर पीसीएस की कई सारी भर्तियों से, कई सारे जो डिफरेंट पोस्ट हैं उनसे काफी अच्छे खासे पोस्ट है, ठीक है। स्पेशल भर्ती है क्योंकि इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो भी बड़ी यूनिक तरीके से मांगा गया है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा जाता है और वो क्वालिफिकेशन होता है आपका या तो बीकॉम हो आप, ठीक है, या फिर आप इकोनॉमिक्स से बैचलर किए हो, इकोनॉमिक्स से बैचलर किए हो, इकोनॉमिक्स से बैचलर किए हो, ठीक है। इसके अलावा आप या तो एग्रीकल्चर से बैचलर किए हो, ठीक है, एग्रीकल्चर से बैचलर किए हो, ठीक है। तो जो एग्री वाले बच्चे जो एजीटीए का फॉर्म भरते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक अच्छे ग्रेड पे जॉब पाने की, ठीक है। तो बीकॉम, इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर ये 3 क्वालिफिकेशन इसमें मांगा जाएगा और उम्मीद यही की जा रही है कि अगला नोटिस, जो लास्ट नोटिस आपका पेट 2025 से होने वाला है, वो एडीओ भर्ती का ही होने वाला है, यानी कि जो अगली नोटिस जो भी जारी होगी वो एडीओ भर्ती की ही जारी होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि जो इसकी पेट की कट ऑफ जाएगी, जो पेट की कट ऑफ जाएगी वो मान के चलिएगा लगभग 10 नंबर भी बहुत है। मुझे तो लगता है 1 नंबर वाला भी फॉर्म भर देगा, मैं 10 नंबर मान के चल रहा हूं, लेकिन 1 नंबर वाला भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर देगा। लगभग सबको इसमें बुला लिया जाएगा, तो शॉर्टलिस्टिंग में मुझे जहां तक लगता है सबको बुला लिया जाएगा। 10 नंबर फिर भी अगर आपका नॉर्मलाइज स्कोर है, नॉर्मलाइज स्कोर आपका माना जाता है, नॉर्मलाइज स्कोर 10 है तो आप बिल्कुल इसकी तैयारी में लग जाइए, ठीक है। बहुत अच्छी भर्ती है और इससे अच्छी भर्ती आपको देखने को नहीं मिलने वाली है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है भाई जेई सिविल को लेके, भाई इसी को लेके हंगामा है। एक्चुअली मैं वीडियो मॉर्निंग में बनाता हूं, लेकिन वीडियो जो मेरी रिलीज होती है वो इवनिंग में आती है, इसकी वजह से कुछ ना कुछ नया हो ही जाता है। अभी मैंने कोर्ट केस पर वीडियो बनाया ही था और यहाँ पे एक नया एंगल आ गया इस पूरी भर्ती में, ठीक है। देखिए हुआ क्या है कि जो कोर्ट केस हुआ था, जो रिट मैंने आपको बताई थी, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है। जो कोर्ट केस बीटेक वालों ने किया था उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है कोर्ट द्वारा, ठीक है। जो रिट रखी गई है, रिट नंबर मैं आपको बता दे रहा हूं, जो रिट नंबर है उसका 3800 है, ठीक है, 3800/2026 ये आपका इसका रिट नंबर है, ठीक है। रिट नंबर 3800/2026 है, ठीक है। किस कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी? तो कोर्ट नंबर 5 में इसकी सुनवाई होगी। कोर्ट कौन सा होगा? कोर्ट नंबर 5 में, कोर्ट नंबर 5 में इसको सुना जाएगा, कोर्ट नंबर 5 में इसकी सुनवाई की जाएगी, ठीक है। किस केस का स्टेटस क्या है? फ्रेश टाइप का केस है। अमूमन में पहला केस है तो सीधी से पहली सुनवाई है, तो ये फ्रेश लिस्ट में ही होगी, फ्रेश लिस्ट में इसको रखा गया है, ठीक है। सुनवाई की डेट क्या है? सुनवाई की डेट आपकी 13 अप्रैल है। 13 अप्रैल को आपकी इसकी सुनवाई कंडक्ट कराई जाएगी, 13 अप्रैल को इसकी सुनवाई होगी। दूसरा, इसका सीरियल नंबर कहां लगा है? सबसे बड़ी बात है जो इसका सीरियल नंबर है वो 53वां है। 53वां बहुत ही पीछे है सीरियल नंबर, लेकिन फ्रेश लिस्ट में ये केस है। कोर्ट नंबर 5 में उसकी सुनवाई होनी है। रिट 3800/2026 है, ठीक है। 13 अप्रैल को इसकी सुनवाई कोर्ट नंबर 5 में होगी। अगर किसी को अपडेट जानना होगा तो कोर्ट नंबर 5 की रिट को कॉन्टिन्यूअस देखता रहेगा, इसका नंबर आता है, सीरियल नंबर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या इस एक्सेप्शन से ये तय हो जाता है कि जो आपकी भर्ती है वो पोस्टपोन हो जाएगी। देखिए यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज इन्होंने ये की है कि जो इसके रिस्पोंडेंट हैं, पहले क्या होता था, जो भी रिस्पोंडेंट होता था वो यूपी ट्रिपल एससी होता था, लेकिन इस बार इन्होंने रिस्पोंडेंट भी चेंज किया है, कुछ यूनिक किया है। यूपी ट्रिपल एससी के साथ वो सारे 17 डिपार्टमेंट, 16 डिपार्टमेंट या 17 डिपार्टमेंट उन सबको ऐड किया गया है, ठीक है। इसके अलावा आउटसोर्सिंग वाला को भी ऐड किया गया, आउटसोर्सिंग वालों को भी ऐड किया गया है। तो रिस्पोंडेंट लेके ओवरऑल ये पूरा केस लड़ेगा यूपी ट्रिपल एससी, 50 रिस्पोंडेंट हो या ना हो, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी पर मेनली है, यूपी ट्रिपल एससी ये केस लड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कई लोग का कहना है कि भाई हम आरआरबी जेई में अलाउड हैं, हम एसएससी जेई में अलाउड हैं, तो फिर यूपी ट्रिपल एससी जेई में अलाउड क्यों नहीं है? तो देखिए जो आरआरबी जेई और एसएससी जेई है, यानी केंद्र का जो रूल है
उसकी जो रूल बुक फॉलो होती है, उस रूल बुक में जूनियर इंजीनियर के लिए बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, जो भी उनकी नियमावली है, उस नियमावली में बीटेक को पहले से ही अलाउड किया गया है, इसलिए वहां पर आपका जेई में, एसएससी और आरआरबी में आप फॉर्म भर लेते हैं। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी के जो नियमावली है, उसमें आपका नियमावली में आपका क्या कहते हैं, बीटेक वालों को कभी अलाउ किया ही नहीं गया था। तो बीटेक वालों को जब अलाउ किया ही नहीं गया, यानी बीटेक वाले उन नियम कानून में, उत्तर प्रदेश की जो भी आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके नियम कानून में आप है नहीं, इस वजह से आपको यहां एप्लीकेशन फॉर्म भरने नहीं दिया जाता है। तो एसएससी की जो एसएससी और आरआरबी यानी केंद्र यानी यूनियन गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज होती है रिक्रूटमेंट की, वो दूसरी होती है, वो यूनियन गवर्नमेंट बनाती है। स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी दूसरी होती है, दोनों एक दूसरे से मर्ज नहीं होते, दोनों के पास अपनी अपनी पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इनको डिवीजन है कि वो अपने हिसाब से रिजर्वेशन लगा सकते हैं और अपने ही हिसाब से किसको रिजर्वेशन में रखना है नहीं रखना है वो भी वो अलाउ उन पर डिपेंड है। और दूसरा, वो किस भर्ती में क्या क्वालिफिकेशन रखते हैं वो भी आपका सेम ही है। ठीक है, वो भी आपका डिफरेंट है। ठीक है, यूनियन वाले अपना एक्सेप्ट करेंगे, स्टेट वाले अपना एक्सेप्ट करेंगे। तो जो क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हैं कि जेई, आरआरबी, एसएससी में हम अलाउड है, इसमें नहीं है, तो वो दूसरी चीज है, उनका रूल और रेगुलेशन दूसरा है। यूपी ट्रिपल एससी का स्टेट का रूल और रेगुलेशन दूसरा है, इस वजह से आप इसमें अलाउड नहीं होते हैं। ठीक है, इससे पहले 2018 में भी आप ये केस कर चुके हैं और इस केस में हारे हैं। इस बार भी वो केस आपने किया है बीटेक वालों ने और उसमें आपको हारी मिली है। ठीक है, अब सबसे पहली बात, बच्चों में डर ये है कि अगर एक्सेप्ट हो गया तो सुनवाई होगी तो फिर लटकेगा, क्योंकि देखिए बीटेक वालों को ये तो पता है कि ओवरऑल ब्लूमफील्ड का जो जजमेंट आने वाला है वो वही आएगा जो प्रीवियस आता रहा है। ठीक है, जो प्रीवियसली आता रहा है वही जजमेंट आपका आएगा, ये तो बीटेक वालों को अच्छे से पता है। लेकिन यहां पर उन्होंने केस की टाइमिंग ये रखी है कि शॉर्ट लिस्टिंग का इंतजार करने के बाद इन्होंने केस किया है ताकि स्टे ले सके। ठीक है, मेनली क्या है इनका प्रोसेस है कि हम स्टे ले लें, स्टे लेने से क्या हो जाएगा, भर्ती हो जाएगी अटक। ठीक है, भर्ती जाएगी अटक और कुछ नहीं होगा, साल भर और अटक जाएगी और डिले होगा। जितना ये डिले होगा उतना नई भर्ती आने में डिले होगा, सीधी सादी बात है। ठीक है, तो स्टे के लिए पूरा खेल चल रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पर कोर्ट, देखिए एक एंगल है, कोर्ट भी क्वेश्चन पूछेगा कि भाई साहब आपको जो आयोग था, जब आपका जजमेंट आता है तो आयोग भी आपको 4 महीने का समय देता है कि अगर आपको कोई और एक्स्ट्रा केसेस करने हैं तो आप कर लीजिए। तो तब तक आप कहां पर थे, जब शॉर्ट लिस्टिंग जारी हो जाती है तब आप आते हैं केस करने। देखिए आमतौर पे यही होता है। ठीक, कोर्ट जल्दी आपकी भर्ती रिजेक्ट नहीं करता है। जो तय डेट होती है, अगर एग्जाम की डेट तय है तो जल्दी कोर्ट नहीं चाहेगा कि उस तय डेट से एग्जाम को आगे बढ़ाया जाए या पोस्टपोन किया जाए या कैंसिल किया जाए। तो कोर्ट पहले इन्हीं पर ही हावी होगा। पहले क्वेश्चन कोर्ट का यही रहेगा कि अब तक कहां थे। फिर दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए, अगर ये मैं आपको पहले भी कह रहा हूं, कोई मामूली दिन या मामूली साल चल रहे होते, ठीक है, मामूली दिन मामूली साल चल रहे होते तो बिल्कुल चांस था कि आपकी भर्ती पर स्टे लग सकता था। लेकिन ये चुनाव का समय चल रहा है भाई, चुनाव का ईयर चल रहा है, तो यहां पे यूपी ट्रिपल एससी हर हाल में मोड ऑफ एक्शन में आएगा। होता क्या है कि जब नॉर्मल आपका ईयर चल रहा होता है तो यूपी ट्रिपल एससी भी सुस्त रहता है, चलो इतनी भर्तियां मेरी पड़ी है, मुझे एग्जाम कंडक्ट कराना है, तो कुछ भर्ती लटकी रहेगी तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब आपका चुनाव का माहौल है तो वहां पे आपका गवर्नमेंट का प्रेशर होता है, जिससे आयोग हर हाल में केस को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी में बिल्कुल लगे रहिए। जो डिप्लोमा वाले हैं वो आपका तैयारी में आप लगे रहिए। जो डेट है शुरू से मैं कहता आया हूं उसी डेट पे एग्जाम कंडक्ट होगा। अगर यहां पे स्टे लग भी जाता है तो आयोग उस स्टे को कैंसिल करवा लेगा डबल बेंच में जाके, जैसे उन्होंने एई में करवाया था। असिस्टेंट इंजीनियर में भी सेम इशू आया था, सेम जजमेंट कोर्ट का बीच में आ गया था, तो जिसकी वजह से तय समय पर फिर भी एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। तो उसी तरह ये भी तय समय पे होगा। हो सकता है पहली या दूसरी सुनवाई में आपका ये केस भी इनवैलिड हो जाए। अगर ये केस इनवैलिड पहली 2 सुनवाई में हो गया तो फिर आप यहाँ इनका टेंशन लेके बैठे रहेंगे, तो फिर आपकी प्रिपरेशन में 20-21 दिन बचे हुए हैं। 20-21 दिन में अगर इसका प्रेशर लेके रहेंगे तब तो तैयारी आपकी हो गई, और आपको इसमें प्रेशर लेने की जरूरत क्या है। ठीक है, ये पूरा मामला आयोग के ऊपर है, तो आयोग को इसको खेलने दीजिए ना, आप लोग क्यों परेशान है। आप लोग सिंपल सा एक काम कीजिए, अपनी प्रिपरेशन कीजिए और जितना हो सके बच्चों सैंपल पेपर लगाइए। ठीक है, जितना हो सके सैंपल पेपर लगाइए।
लगाइए, एग्जाम आपका तय समय पे होगा, कोई एग्जाम पोस्टपोन आपका होने वाला नहीं है। सीधी सादी बात को समझ लीजिए, कोई भी एग्जाम आपका पोस्टपोन नहीं होना। तो जितना प्रैक्टिस पेपर लगाएंगे आपके लिए बेनिफिट है। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय